नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना का संकट गहरा होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि देश में ये एक भयानक स्थिति, भयानक रूप लेने वाला है। ऐसे समय में लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं और ये दौर जो है पिछले दौर के मुकाबले और भी ज्यादा संगीन है और भी ज्यादा मुश्किल है। क्या करें? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भाग रहे हैं, जगह नहीं है, बेड नहीं है। ऐसे में जिंदगी कैसे बचाई जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है और भारत के ऊपर इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं आया था। दुनिया में ऐसा संकट नहीं आया था। पिछले दौर में यूरोप और अमेरिका में जो संकट था, वैसा ही संकट अब इस वक्त भारत में दिखाई दे रहा है। जब सारी समस्याएं सामने हो, ऑक्सीजन नहीं हो, हॉस्पिटल नहीं हो, क्या तब भी कोरोना में हम जीवित रह सकते हैं? कोरोना से लड़ सकते हैं? इस पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक जैनर को, जो वैसे तो इंग्लैंड में रहते हैं, कोवेंट्री में रहते हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन मेरी जानकारी में है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डॉक्टरों के 100 से भी ज्यादा समूह से वो जुड़े हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में कोरोना रोगियों की का जीवन जो है वो बचाने का काम कर रहे हैं, वहीं से रहकर डॉक्टरों को सलाह देकर के, रोगियों को सलाह देकर के, और बड़ी संख्या में रोगियों को उन्होंने जान बचाई है और आज भी बहुत सारे रोगियों का इलाज वो बता रहे हैं। डॉक्टर जैनर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं बहुत सीधा और पहला सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि स्थिति यह हो गई है कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, घर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कई दवाइयां नहीं मिल रही हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। क्या ऐसी स्थिति में भी रोगी जो है अपने जीवन को बचा सकते हैं? ये सीधा सवाल है मेरा। शैलेश जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक तरह से तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, और जो कि सोचा नहीं था, हमें लगा नहीं था कि ऐसा होगा। और सब चीज़ें हाथों से फिसलती जा रही है। ऑक्सीजन हाथों से निकल गई, बेड्स निकल गए, यहाँ तक कि सबसे सस्ती दवा थी स्टेरॉइड, वो भी मार्केट में नहीं मिल रही। ऐसे समय में मरीज को ये नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा। सबके सब डरे हुए, फ्राइटेंड, और बड़े-बड़े लोग इस समय, अमीर गरीब सब एक ही नाव में सफर कर रहे हैं। अमीर भी उतने ही घबराए हुए जितने गरीब। तो इस स्थिति में ये कहना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए तो हमको बड़ा सोच समझ के एक प्लानिंग करनी होगी, जिसमें एक जल्दी से जल्दी हम नेशनल प्रोटोकॉल बनाए कि सबको ये दवाई देनी होगी, हॉस्पिटल को भी, स्टेट को भी। ऐसा ना हो कि एक हॉस्पिटल 10 दवाई डिफरेंट दे रहा, दूसरा हॉस्पिटल डिफरेंट दे रहा, मरीज को पता नहीं है कौन सी सही है और डॉक्टर्स को भी नहीं पता कौन सी सही है। सबसे पहले तो क्या सही इलाज है वो नेशनल लेवल पे प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाए। उसके बाद मरीजों को एजुकेशन, कि पहले 5 दिन आपको बुखार आएगा, उस समय आपको पैरासीटामोल लेनी, घर पे आराम करना है। छठे 7वें दिन अगर बुखार कंटिन्यू करता है या बुखार एकदम से तेज़ी से बढ़ता है, ये क्रूशियल टाइम है जान बचाने का और जान लेने का। उस समय आपको तुरंत तुरंत डॉक्टर के पास जाना, अपनी जांचें करानी कि क्या ये मेरे फेफड़ों को तो नहीं प्रभावित कर रहा। फेफड़ों को प्रभावित करने के बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं कुछ, ब्लड में उनको हम पकड़ सकते हैं, जैसे सीआरपी है, IL-6 है, LDH है। साथ साथ में एक्सरे पकड़ लेता है फेफड़ों में। जितनी जल्दी हम फेफड़ों में पहुंचते ही इलाज शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी मरीज ठीक भी होता है और उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि मरीज बच जाएगा। हो सकता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है अस्पताल में बेड की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरीके से अगर हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट, हेल्पलाइन पार्ट गवर्नमेंट सेटअप करे जल्दी से जल्दी, तो हो सकता है ये सुनामी कम हो जाए और इस सुनामी से हम डील कर सकें। अभी तो यही नहीं पता जाना किस दिशा में है, डॉक्टर साहब, हो क्या मैं रहा है आपने सब। सही कहा, लेकिन लेकिन भारत में सरकार जिस तरह से हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, कितना कितना फैसला वो करेंगे, क्या फैसला करेंगे, कहना बहुत मुश्किल है। मैं अब एक सीधा सवाल कह रहा हूं कि किसी मरीज को मान लीजिए 5 या 6 दिनों से बुखार है और फिर उसका ऑक्सीजन लेवल, उसके पास सिर्फ एक ऑक्सीमीटर है
जो आमतौर पे घरों पे होता है, एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर, ये 2 मशीनें उसके पास है। बुखार देख करके उसको 100 या 101 या 102 कुछ भी, मतलब 99 से ऊपर 102 के आसपास तक बुखार उसको दिखाई दे रहा है। ऑक्सीमीटर पे जब वो ऑक्सीजन नापता है तो उसका लेवल जो है 90, 91, 92 के आसपास आ गया है। तो ऐसे में जब और स्थिति ये है कि जो जितने जांच आपने बताए, चाहे वो ब्लड के जांच में, चाहे वो आपने चेस्ट का जो एक्सरे कहा है, वो सब जो है करने में यहाँ 3-3, 4-4 दिन बुकिंग ही नहीं हो रही है। तब तक तो शायद मरीज कोलैप्स कर जाएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ वो तरीके आप बताएं जिससे कि जो रोगी है वो अपने ऑक्सीजन का लेवल अपने तरीके से खुद कुछ ना कुछ बढ़ा सकता है, अपने आप को बचा सकता है। या शैलेश जी, इसमें 2 बातें हैं। इस बीमारी के 2 पार्ट है, 2 हिस्से हैं। पहला पार्ट तो यही है कि 5 दिन तक हल्का बुखार आएगा, गले में खराश हो सकती है और खांसी हो सकती है। उस समय 5 दिन तक आपको पैरासिटामोल घर पे लेनी है। 80% लोगों में, 85% लोगों में ये 5 दिन के अंदर ही फिनिश हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। केवल 5 से 10% लोगों में ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के इसके 2 रूप हैं। एक रूप में तो ये दरवाजे के ऊपर बहुत जोर से घंटी बजाता है, 101, 102, 103 बुखार हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपसे कह रहा है कि मैं अब आपके फेफड़ों में जाने वाला हूँ, कर लो जो भी आपको करना, जल्दी कर लो। तो आपको सिग्नल दे रहा है ये। कुछ लोगों में सिग्नल के बिना ही फेफड़ों में चला जाता है, वो 6-7वें दिन। अब घर पे आपके पास कोई सुविधा नहीं है, केवल अगर आपको इतनी जानकारी है कि 6-7वां दिन हो गया और मेरे अभी सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, सांस में भी प्रॉब्लम आने लगी, उस समय वो आसपास के डॉक्टर्स के पास भी जाके दवाइयाँ शुरू करे लेनी, ताकि फेफड़ों पे उसका प्रभाव हो सके। वहाँ से पहला ट्रीटमेंट लेने के बाद में हो सकता है कि 20, 25, 50% लोग वहीं पे ठीक हो जाए। उसके बाद माइनर ग्रुप को, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको आगे भेजा जाए। लेकिन ऐसा सिस्टम अभी हमने तैयार ही नहीं किया, हेल्पलाइन हमने सेटअप नहीं करी, और कम्युनिटी में ऐसा कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है जो डॉक्टर्स वहाँ से बैठकर गाइड कर रहे हैं। फिर कम्युनिटी में हमने डॉक्टर्स की ऐसी टीम नहीं बनाई जो घरों में जाके ट्रीट कर सके। अगर हम ये सेटअप कर दें तो 80% लोगों को हम अस्पताल के बाहर ही ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका इतना मुश्किल नहीं है कि घर में जाके ऑपरेशन करना हो, हमको घर में जाके कोई ड्रेसिंग करनी हो। सिंपल ऑक्सीजन नापनी है और उसका टेम्परेचर नापना है, दवाई देनी है घर पे। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय अस्पताल में शिफ्ट करना है, उससे पहले घर पे इलाज करना है। और इसमें इलाज के रूप में सबको पता है कि इसमें आजकल स्टेरॉइड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अर्ली स्टेज में जब फेफड़ों में चला जाए, लो डोज स्टेरॉइड पे मरीज रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। बहुत माइनर ग्रुप में जो है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज है, उनको ये आगे बढ़ेगा, उनको हम अस्पताल में शिफ्ट करें। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट नहीं बनाया, एक सिस्टम नहीं बनाया। एकदम से सुनामी आई और किसी ने कह दिया कि जाओ अस्पताल में बेड नहीं मिला, दूसरे में बेड मिला, वो कह रहे प्लाज्मा थेरेपी ले आओ। तो मरीज को तो कुछ पता ही नहीं है, सारी सारी रात वो दौड़ता रहेगा इधर से उधर, और डॉक्टर्स को भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब तक एक नेशनल सिस्टम ना हो, नेशनल प्रोटोकॉल ना हो, नेशनल गाइडलाइन ना हो, तो इस सुनामी से नहीं निपट सकते हम लोग। मैं डॉक्टर साहब फिर एक सवाल पे आता हूं कि अभी जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है, हॉस्पिटल में तो बेड है ही नहीं, कई कई दिन लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई विधायक, कई जो है बड़े अधिकारी, उनको समय पर जो है अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। आईएएस अधिकारी, जिनको हम बहुत बड़ा अफसर यहाँ मानते हैं, वो सब लोग नहीं किया गया। विधायक, जिनको हम मानते हैं कि उनके उनके हाथ में पूरी ताकत है, समय पर भर्ती नहीं हुए, उनको दिया नहीं गया, और इसलिए उनमें से कई लोगों की डेथ भी हो गई, मौत हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं फिर उस सवाल तक आऊंगा, जैसे बहुत सारे ये करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल पहली चीज है कि आप इम्प्रूव करें। क्या हो सकता है यहाँ पे? तो लोग कहते हैं कि अगर पेट के बल लेट जाए, इस तरह के कौन से उपाय हो सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर मुझे घर पर नहीं मिला, हॉस्पिटल में मुझको एडमिशन नहीं मिला, उसके बावजूद मैं अपने भीतर की ताकत से कौन कौन सी चीजें कर सकता हूं जिससे कि ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़े? चलिए जी, इसमें अगर
अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट है कि हम ऑक्सीजन के बिना ही घर पे ठीक कर देंगे, कुछ लोगों में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अर्ली स्टेज में हम कर सकते हैं कि जब तक हमें ऑक्सीजन मिले, जब तक हम अस्पताल पहुँचे, जब तक पेट के बल लौटाएँ मरीज़ को, थोड़ा उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव हो जाएगा, तब तक आप अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड शुरू कर दें। लंग की स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाएगी, सैचुरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ये उसका 100% सब्स्टिट्यूट होगा कि अब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि टेम ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 तक गया, 91, 92 पे, उस समय आपने वहीं पे ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, स्टेरॉइड भी दे दिए, साथ में पेट पे भी लिटाया, हो सकता है कि वहाँ से उनका सैचुरेशन ऊपर आना शुरू हो जाए, ऐसे भी। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जिसमें की जा सकती है। पेट के ऊपर लेटना, करवट बदलना बार-बार, इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, फेफड़ा खुल जाता है और उसमें 1-2 डिग्री ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इलाज क्योर कर देगा, ये तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे देगा। लेकिन ऑक्सीजन गिर क्यों रहा है नीचे फेफड़ों में? ऑक्सीजन गिराने वाली जो आग लगी हुई है, उसको कैसे बुझाया जाए? जब तक आप उसको नहीं बुझाएँगे, तब तक तो ये फिर 2 दिन बाद, 6 घंटे बाद फिर वही हालत होगी। तो दोनों तरफ काम करना पड़ता है। आग बुझाना ज़रूरी है और आग बुझाने के लिए स्टेरॉइड काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसको अभी डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है, दिस इज़ ओनली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। जान बचाने के लिए केवल 2 ही दवा है, एक ऑक्सीजन, एक स्टेरॉइड। बहुत सही स्टेरॉइड कहा कब आपने। देना है, कितनी डोज़ में देना और कितने समय तक देना है, ये ज़रूरी जानना चाहिए डॉक्टर्स को भी, मरीज़ को भी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और एक महत्वपूर्ण सूचना तो है ही कि जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं और कई बार तो हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये सब संकट आने पर पेट के बल लेट करके आप थोड़ा ऑक्सीजन जो है अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके साथ-साथ अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, सही गाइडेंस में, सही डोज़ में, तो आपको थोड़ी रिलीफ जो है वो मिल सकती है और मरीज़ घर पर ठीक हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के समय में खास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संकट है और ये संकट जो है वो रहने वाला है। एक सवाल यहाँ पे मैं और करूँगा कि एक व्हाट्सएप पर बहुत जो एक वीडियो है एक सज्जन का वायरल हो रहा है उसमें वो एक होम्योपैथिक दवा बता रहे हैं कि ये लेने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऐसी कोई दवा है क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा होम्योपैथी में या किसी और में कहीं किसी के टच में आए हैं आप कि उसको लेने से ऑक्सीजन बढ़ जाए? पहले से जब भी इस तरह के तूफ़ान आएँगे, सुनामी आएगी, तब इस तरह का मार्केट एक पैदा हो जाता है बराबर में। हर आदमी अपने जो कहते हैं जिसको अपना अंधविश्वास बेचने में सफल हो जाता है। जब भी हम मेडिकल साइंस में डील करते हैं, मेडिकल साइंस का पहला ही रूल ये होता है कि जो आपने पाया वो मैंने भी पाया। पहले उसको टेस्ट करना होता है, प्रूव करना होता है, फिर उसको दूसरों को दिखाना होता है, दूसरे उसको भी टेस्ट करके देखते हैं और तब हम उसको साइंस अपनाती है। ये सारी चीज़ें अगर ऐसी कोई दवा होती अब तक कितनी बार वो टेस्ट डब्ल्यूएचओ कर चुका होता। किसी भी पैथी में, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कहीं पे भी अभी कोई ऐसी दवा नहीं आई, जो अचानक ऐसे ऑक्सीजन बढ़ा दे और ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। जाहिर सी बात है केवल कि केवल इस सब ये एक अफवाह है और अगर लोगों ऐस को इससे बचकर रहना हुँ, चाहिए। एक बात और है, भारत में जो है एक दवा को लेकर के बहुत मारामारी है, एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर। लग रहा है कि लोग जो है एकदम ये मान के चल रहे हैं कि ये वंडर ड्रग है, जल्दी से जल्दी ले आओ और ब्लैक की जो बातें हो रही है वो तो होती ही रही हैं। कोर्ट तक ये मामले जा चुके हैं। कई एक एक कोर्ट एक एक हाई कोर्ट ने तो सरकार को आदेश दिया है कि जिनको जरूरत है उनको 1 घंटे में रेमडेसिविर जो है वो उपलब्ध कराओ। ये कितना इफेक्टिव है रेमडेसिविर या कोई भी एंटीवायरल ये दवा? भी ये भी इस समय सुनामी का एक या मैं रेमडे रेमडेसिविर रेमडेसिविर पे पहले आता हूँ कि रेमडेसिविर किसी दूसरे वायरस के लिए बनाई गई थी ये। कई बार ये होता है कि हमने उस एविडेंस को दूसरी बीमारी में करके देखा। अब वो इसमें लोगों ने उसको कॉमन सेंस में इनिशियली यूज़ करके देखा। उसके बाद में ड्रग कंपनी ने अपना क्लिनिकल ट्रायल कराया और उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई इसका लाइफ सेविंग एफिकेसी नहीं मिली।
तो उन्होंने उसका एक कहते हैं कि थोड़ा-सा उसका एक पूँछ पकड़ के एक ये कह दिया कि अस्पताल में 4 दिन 3 दिन कम हो जाते हैं मरीज़ के। अब 4 दिन 3 दिन कम हो जाते हैं, ये एक सेकेंडरी आउटकम है। इसके लिए तो हमने टेस्ट किया नहीं था उसको। टेस्ट किया था कि क्या इससे जान बच सकती है, नहीं बच सकती। उसका आंसर था नो, नहीं बच सकती। कोई इसकी एफ़िकेसी नहीं है। अब 3-4 दिन कम हो रहे हैं, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल यही नहीं होगा रेमडेसिविर। और उस बेस पे इसको मार्केट किया गया बहुत तेज़ी से। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि इंडिया दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पे है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने इसको टेस्ट करने के लिए अपना क्लिनिकल ट्रायल किया। उन्होंने पाया कि कोई इसका इफेक्ट नहीं है। 3-4 दिन वाला भी नहीं पाया उन्होंने, शॉर्ट हो जाता है एडमिशन। उसके बाद उन्होंने सितंबर 2020 में कह दिया कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस सुनामी में ये दोबारा से रेमडेसिविर वापस आ गई इंडिया में। कुछ डॉक्टर्स उसको प्रचार करने लगे टेलीविजन पे आके। अब इसमें दवाई की कंपनियां तो इसमें फायदा उठाएगी, डॉक्टर से भी कहलवाएगी, पर मरीज इसमें फंसेंगे और ये ब्लैक मार्केट में बिकने लगे। होना ऐसे में ये चाहिए कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे एक्शन ले शुरू से ही कि ये दवाई इफेक्टिव नहीं है और हमें ये प्रिस्क्राइब नहीं करना, हमें इसको अप्रूव ही नहीं करना है। हमें वो दवा अप्रूव करनी जो इफेक्टिव है, जिससे मरीज को फायदा होगा। तो ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक बीमारी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए नेशनल। ये नहीं होना चाहिए कि हर आदमी अपनी कॉमन सेंस से अपने हिसाब से नई दवा बना दे, नया प्रोटोकॉल बना दे। अब अस्पताल में जाते हैं, नर्सों के पास 10-10 दवाइयों की लिस्ट बनी रहती है और मरीज को पकड़ा देते हैं। डॉक्टर आता है शाम को, वो दवाई सेम टू सेम दवाई हर अस्पतालों में उसके कट एंड पेस्ट चलते रहते हैं। ना मरीज को पता कि इनमें से कौन सी दवाई काम कर रही, ना डॉक्टर को पता। तो इस तरह ये एक मेल प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है इस समय इंडिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। रेमडेसिविर का कोई असर नहीं है। हमने पहले भी बात की थी और पहले भी इस बात को लोगों को बताया था कि रेमडेसिविर के पीछे नहीं भागे, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ तो भारत में तो एक बाबा जी ने कोरोनिल बनाया और कहा इसी से कोरोना का इलाज हो जाएगा। बहरहाल वो सब गलत साबित हुआ, लेकिन रेमडेसिविर ने मार्केट तो पकड़ लिया है। कई 5-6 कंपनियां जो है अलग अलग नाम से उनको बना रही हैं भारत में, और बहुत महंगा बिक रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कई जगहों पे डॉक्टर जो है उसका ब्लैक करने के मामले में, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी पकड़ा गया। लोग इससे मुक्त हो जाए तो ये अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं आपसे, और वो ये कि भारत इतना बड़ा देश है कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कि एक्सरे की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं पहले शुरू करता हूं कोरोना की जांच से, यानी आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा, उसके बाद आता है लंग्स इन्वॉल्व हुआ कि नहीं है, एचआरसीटी नहीं हो पाएगा। ब्लड टेस्ट वो भी नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े शहरों में 2-2 3-3 दिन तक नहीं हो पा रहा है। 3 दिन 4 दिन लोगों ने जो ऑनलाइन बुकिंग थी वो बंद कर दी है, और वो ये कहते हैं कि 3 दिन बाद खोलेंगे। अब मरीज को बुखार है, कोरोना के बाकी सिम्टम्स हैं, उसके पास एक ऑक्सीमीटर है और एक थर्मामीटर है, बस इतना ही है। डॉक्टर भी उसको कोई मदद नहीं कर पा रहा है। क्या उसका इलाज ये जो सिम्टम्स हैं और ये जो 2 मशीनें हैं उसके आधार पर शुरू किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। वो मौत की तरफ तो जा ही रहा है। क्या उसको किसी तरह से बचाने की कोशिश डॉक्टर कर सकते हैं? मैं ये बहुत साफ कहूंगा कि डॉक्टर हैं जो दवा दे सकते हैं, और जो आपने कहा किसी न किसी तरह से अभी भी जो स्टेरॉइड्स हैं किसी न किसी ब्रांड नेम से मिल जा रहा है। तो क्या हो सकता है? शैलेश जी, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और हमारे पूरे इंडिया को यहाँ पे अडेप्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे अब, तो हमारे डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो हमें करना पड़ेगा, जहाँ 80% लोग शहरों से दूर रह रहे हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं है, और ये एक केवल वायरस की बीमारी है, सर्दी जुकाम वाला वायरस ही है। और सर्दी जुकाम बुखार के ट्रीटमेंट सारे डॉक्टर्स करते हैं। इसमें थोड़ा इतना आप ऐड कर दो कि 10-15% लोगों में फेफड़ों में जा सकता है। क्लिनिकल साइंस हमेशा काम आती है। इन्वेस्टिगेशन तो पुराने ज़माने में आप देखें 5% 10% लोगों में ही किए जाते थे। सीटी स्कैन पहले होते ही नहीं थे, एमआरआई होती ही नहीं थी। सारे बीमारियों का पता क्लिनिकल साइंस से पता चलता था। ये आरटीपीसीआर टेस्ट
इसका इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे कि हमें ट्रीटमेंट करें नहीं करें, गेट कीपर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ये तो एक असिस्टेंस है हमारे लिए। क्लिनिकल साइंस पे डॉक्टर को ट्रीट करना अलाउ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना चाहिए, उसी से लाइफ बचेगी। और इसमें इतनी बड़े क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। जिस मरीज़ का टेस्ट चला गया बुखार के साथ, 100% डायग्नोसिस कोरोना है। आज के ज़माने में स्मेल चली गई, कोरोना है। आपके 6 दिन से ज़्यादा सिम्पटम्स हो गए, सर्टेन है 80% चांस है फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है। वहीं पे एक्ट करे डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर एक्ट कर सकता है। उन सबको आपने हाथ बांध दिए, आप कोरोना को टच नहीं करेंगे। अस्पतालों के हाथ बांध दिए, पहले कोरोना टेस्ट कराओ मरीज का, जब तक टेस्ट होगा जब तक वो मर जाएगा। ये हमको चेंज करना पड़ेगा सारा, नहीं तो हमारा डेथ रेट बहुत ऊपर चला जाएगा। और ये पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं, ये पॉसिबल है। मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जो लखनऊ से भागे कि मैं मरूंगा तो अपने गांव जाके मरूं, और बहुत ही वीआईपी आदमी था। गांव से फोन करता है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, डायग्नोसिस बन गई टेलीफोन पे ही। मैंने उनको एडवाइस दिया, ये दवाई तो ले लो जब तक आपका कुछ अगला स्टेप होता है, अस्पताल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। दवाई लेते उनको इतना फायदा हुआ, अगले दिन कहते हैं मुझे लगता है मैं बच जाऊंगा और मेरे को यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर गांव में मिलेगा ताकि मैं अस्पताल में ही भर्ती हो जाऊँ। अब उसका तीसरा दिन है, वो बच गए। तो ये तो करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को पावर देनी पड़ेगी, फ्रीडम देनी पड़ेगी, क्लिनिकल साइंस पे उन्हें एक्ट करना पड़ेगा, मरीजों की जान तभी बचेगी। ये जो सीटी स्कैन, एमआरआई, एचआरसीटी और IL-6 इन्वेस्टिगेशन नहीं है इंडिया जैसे देश में, सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए नहीं संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। हम लोग जब बच्चे थे तो हमारा जो पल्स रेट है, मैं देखता था कि हम डॉक्टर जो है नब्ज पे हाथ रखते थे और बता देते थे कि पल्स रेट कम है ज्यादा है। आजकल जब तक वो ऑक्सीमीटर या पल्स मीटर वो साथ साथ ही होता है, उसमें नहीं देखें तब तक पता नहीं चलता। मशीन पर और जो लैब्स पर है बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, और इस समय स्थिति ये है कि वो मशीनें और वो लैब कम पड़ रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में जवाब चाहिए कि मान लीजिए किसी को बहुत बुखार चल रहा है, खांसी भी है, कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल भी उसको पता चल गया है, क्योंकि ऑक्सीमीटर थर्मामीटर की तरह साधारण मशीन है, वो उपलब्ध है कि 90 या के आसपास या उसके नीचे आ गया है। अगर स्टेरॉइड दे देते हैं कोई डॉक्टर तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? क्या इससे किसी मरीज की जान जा सकती है? ये जो है ना शैलेश जी, एक डॉक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा डर है स्टेरॉइड को लेके, और उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है इस समय। एक ही आपके पास मेडिसिन है इस समय, लाइफ सेविंग स्टेरॉइड। अगर आप उससे इतना डर रहे तो आपको हाथों से जान जा रही मरीज की। अगर 90 ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, आपको पड़ी रही है, वहां पे स्टेरॉइड देना बिल्कुल सही है। अगर आप दे भी देंगे बाई चांस आपके कोरोना नहीं है तो भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होता है कि स्टेरॉइड को आप बहुत लंबे समय तक दे रहे, 3-3 महीने 4-4 महीने खिला रहे बिना किसी कारण के। स्टेरॉइड तो बहुत सारी बीमारियों में दिए जा रहे हैं, बहुत रेगुलरली दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। अब ऐसे में जब भी किसी डॉक्टर्स को फोन करो, वो स्टेरॉइड के नाम से डरता है कि इससे शुगर बढ़ जाएगी। शुगर का तो हमारे पास इलाज है, इंसुलिन दे दो। लेकिन इस समय जान कैसे बचाए? जान बचाने का तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना। फिर डॉक्टर कहता है इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की भी दवाई हमारे पास है। डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा डोज देंगे तो इन्फेक्शन का खतरा, एंटीबायोटिक हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है। लेकिन और हमारे पास कोई रास्ता इस समय नहीं है सही समय पे सही डोज स्टेरॉइड की यूज करना सही ड्यूरेशन के लिए। ये हर डॉक्टर को समझना पड़ेगा। साथ में ऑक्सीजन का यूज करना, दो ही दवाई है इस समय जान बचाने की, ऑक्सीजन और स्टेरॉइड। इन्हीं से जान बच रही है, और किसी से नहीं बिल्कुल बच रही। सही कहा आपने कि स्टेरॉइड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात आपने की कि बहुत सारे जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक चलाते थे, अभी भी उनको कोरोना के इलाज से दूर रखा गया है। और कोरोना आज हम 1 साल के बाद कम से कम ये समझ रहे हैं कि ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका आम डॉक्टर जो जिसने एमबीबीएस किया हुआ है मिनिमम, वो नहीं कर सकता हो। और अगर हम उनके रास्ते खोल दें तो शायद और भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बच सकती है, और वो इस बात को समझ लें कि स्टेरॉइड जो है वो जान
बचाने के लिए है, उससे तुरंत फुरत में कोई जान जाने वाली चीज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक राष्ट्रीय नीति लेकर के आएगी और जो आज संकट है, आज जो दिखाई दे रहा है, हम करीब 4 लाख केस के पास पहुंच ही चुके हैं। उसके अलावा अभी तक कहा जा रहा है कि अभी तो पीक नहीं आया है, अभी और भी बढ़ेगा। अभी हम बड़े शहरों तक हैं, लेकिन अब बिहार से मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बंगाल से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कुछ राज्य जो है कम भी हो जाएंगे तो बंगाल बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, तमिलनाडु बढ़ेगा, असम बढ़ सकता है। जहां चुनाव हुए थे वहां तो और भी खतरे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो कोरोना से डरे हुए थे उनके भीतर का डर खत्म होगा और उसके साथ साथ ये जो बातें आपने की है कि स्टेरॉइड पे भरोसा करें, ऑक्सीजन जितना संभव हो दें और नहीं हो तो कम से कम पेट के बल लेट करके कुछ ना कुछ ऑक्सीजन को बढ़ाएं अपने भीतर, जितनी देर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हालांकि ये बात आपने सही कही है कि सिर्फ पेट के बल लेटने से काम नहीं चलेगा, अगर बीमारी बढ़ गई है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही। इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक जैनर से। डॉक्टर अशोक जैनर इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन भारत से जुड़े हुए हैं। भारत में ही इन्होंने पढ़ाई की थी और अब काम के सिलसिले में वहां तो चले गए, लेकिन यहाँ भी जो ये महामारी है, जो संकट है, इसमें बहुत सारे डॉक्टरों की और उसके साथ साथ रोगियों की मदद कर रहे हैं उनके इलाज में। और ऐसे बहुत सारे रोगी मेरी जानकारी में है जो इनकी जो सलाह थी उस पर चले और अस्पताल में गए बिना ठीक हो गए। तो मैं समझता हूं कि सरकार की नजर इस तरफ भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यहिंदी.com पर इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम इस सिलसिला को आगे भी जारी रखेंगे और जल्दी ही हम इस विषय पर एक नया प्रोग्राम लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैनर, आपको भी और दर्शकों आपको भी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।